Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our new chapter of biology series जो कि है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हमने 2 यूनिट कवर कर ली हैं। पहली हमारी जो यूनिट है बायोलॉजी सीरीज़ में दैट इज़ अ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमने द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है दैट इज़ अ यूनिट 5th जिसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी 2 चैप्टर रह गए हैं, जो कि हमारा पहला चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड चैप्टर इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके बाद ये यूनिट भी हमारी 5th ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी एंड देन इसके बाद हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाली यूनिट पढ़ेंगे। तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, इम्पल्स कंडक्शन कैसे होती है, रिफ्लेक्सेशन कैसे होता है, आई क्या है, आई का फंक्शन क्या होता है, ईयर का फंक्शन क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इन सब के बारे में आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम हैं वो सब कहीं ना कहीं आपस में एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म और लिंक तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सके। जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन हैं या ऑर्गन सिस्टम हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं, और ताकि वो क्या मेंटेन कर सके, होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सके। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन एंड अनदर। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही यही होता है जब 2 और 2 से ज़्यादा ऑर्गन आपस में इंटरैक्ट करें और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करें, उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि जब कभी भी हम एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन वी डू अ फिजिकल एक्सरसाइज, जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी बॉडी होती है वो एनर्जी डिमांड उसका जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज इन सप्लाई ऑक्सीजन, अगर हमारा ऑक्सीजन की इंक्रीज बढ़ जाती है तो हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, और एज वेल एज हमारा ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है थ्रू अ ब्लड वेसल्स। ठीक है। और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो ये नर्व की हो रही होती है, लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, वो अपने आप ही ग्रेजुअली अपनी ओरिजिनल या नॉर्मल कंडीशंस में चले जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला ये जो फंक्शन होता है मसल्स का, लंग्स का, ब्लड का, ब्लड वेसल्स का, किडनी का, ऑर्गन का, ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से क्या है, दैट दे आर कोऑर्डिनेटेड। और वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेटेड है। इन आवर बॉडी, हमें अपनी बॉडी में देखने को मिला ये जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है, दैट इज़ अ न्यूरल सिस्टम, दैट इज़ अ नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये जॉइंटली कोऑर्डिनेट होते हैं। ये आपस में, ये न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट होते हैं और सारी एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गन की, दे ऑल आर इंटीग्रेटेड सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज फैशन, ताकि ये जितनी भी हमारे न्यूरल सिस्टम का फंक्शन है या एंडोक्राइन का फंक्शन है, ये सब, इन सब का फंक्शन एक सिंक्रोनाइज तरीके से हो सके। इस वजह से जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है ये आपस में क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, और इनके जितने भी फंक्शन हैं दैट दे ऑल आर इंटीग्रेटेड। ठीक है। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें पता चली। क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है, तो ऑफ कोर्स दे आर कोऑर्डिनेटेड, इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज मैनर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट एंड पॉइंट कनेक्शन। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क की तरह है जहाँ पे हमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देखने को मिलता है। न्यूरल सिस्टम में हमें कैसा कनेक्शन देखने को मिलता है? न्यूरल सिस्टम में हमें ऑर्गेनाइज नेटवर्क देखने को मिलता है जहाँ पे पॉइंट से पॉइंट तक का कनेक्शन हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा
क्विक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। कैसा कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है? क्विक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। वेयर एज अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड कराता है। किसकी हेल्प से? हार्मोन्स की हेल्प से। इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। हमारा न्यूरल सिस्टम ह्यूमंस का कैसा होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, साइनप्स क्या होता है, नर्व इम्पल्स क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने न्यूरल सिस्टम की तरफ। जैसे कि हमने देखा है जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब में न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अगर हम छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म या छोटे से छोटे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे भी हमें न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है सारे एनिमल्स का, वो किसका बना होता है? उसके अंदर एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, कैसी सेल्स होती है न्यूरॉन्स? दैट दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनका काम क्या होता है? सिग्नल को, जो भी स्टिमुलाई है उसको या जो भी इम्पल्स है या स्टिमुलाई है उसको डिटेक्ट करना, इसके बाद उसको रिसीव करना और इसके बाद उसे ट्रांसमिट करना डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई में। पहला क्या होता है? पहले डिटेक्ट करता है कि स्टिमुलाई कैसा है, इसके बाद उसको रिसीव करेगा, देन उसके बाद उसे ट्रांसमिट करेगा। अगर हम न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हमें न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक देखने को मिलता है। हमें सिंपल कहाँ देखने को मिलेगा? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रा। हाइड्रा किसका एग्जांपल है? दैट इज अ सीलेंट्रेटा का एग्जांपल है। सीलेंट्रेटा फाइलम है ऑफ अ एनिमल किंगडम। अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं तो इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। हाइड्रा में हमें क्या देखने को मिलता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि हमने हाइड्रा में देखा, जो हमारा हाइड्रा होता है वहाँ पे हमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बहुत सिंपल तरीके का होता है जिसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स की देखने को मिलते हैं। अगर वही हम बात करें इंसेक्ट की तो वहाँ पे हमें थोड़ा एज कम्पेयर टू हाइड्रा थोड़ा सही सा नेटवर्क देखने को मिलता है, जो कि क्या उसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरल टिश्यूज़ के साथ उसमें नंबर ऑफ गैंग्लिया भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? इंसेक्ट्स में। और अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें हमें मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है। तो वर्टिब्रेट्स में हमें कैसा देखने को मिलता है? मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है। तो अगर इसको हमें समराइज करना हो या लिखना हो तो हमने इसमें 3 तरीके के देखे। सबसे पहला हमने हाइड्रा देखा। उस हाइड्रा में हमें क्या देखने को मिला? हाइड्रा में हमें देखने को सिर्फ न्यूरॉन्स के नेटवर्क देखने को मिले। हाइड्रा में क्या देखने को मिला? न्यूरॉन्स के नेटवर्क देखने को मिले। इसके बाद अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर अगर इसके बाद हम इंसेक्ट्स की बात करें तो हमें इंसेक्ट्स में क्या देखने को मिला? हमें नंबर ऑफ गैंग्लिया देखने को मिले। नंबर ऑफ गैंग्लिया के साथ साथ न्यूरॉन्स भी देखने को मिले। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उसमें हमें वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम देखने को मिला। ह्यूमंस में कैसा देखने को मिलता है? वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है। और अब हम आगे ह्यूमन के ही न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट अ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो जो हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता है वो 2 तरीके से डिवाइड होता है। दैट इज़ अ CNS एंड अ PNS। दैट इज़ अ CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका हम फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं क्योंकि फ्लो चार्ट से हमें ईजिली याद होता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो देन दे आर 2 टाइप्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट इज CNS, सेकेंड इज PNS। ठीक है, what stands for CNS? CNS stands for central nervous system and PNS stands for peripheral nervous system। इसके बाद जो हमारी नर्व फाइबर PNS में हमें 2 तरीके की नर्व फाइबर देखने को मिलती है। इस PNS में हमें 2 तरीके की नर्व फाइबर देखने को मिलती हैं। एक होती है एफरेंट,
एक होती है इफरेंट। ठीक है, ये क्या होती है एफरेंट और इफरेंट? दैट दे आर टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर। ये क्या होती है? नर्व फाइबर। ठीक है, इसके बाद हमारा पीएनएस एक दो डिवीजन में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद यही पीएनएस दो टाइप में और डिवाइड हो जाता है। एक को कहते हैं सोमैटिक एंड देन नेक्स्ट वन इज अ ऑटोनॉमिक। ये डिविजन्स है, मतलब ये पीएनएस दो टाइप में डिवाइड होता है और दैट पीएनएस में दो तरीके की नर्व फाइबर मिलती हैं, दैट इज अ एफरेंट एंड इफरेंट। तो ये जो सोमैटिक होता है, इसके बाद ये ऑटोनॉमिक होता है। इसके बाद ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, इसके अलावा पीएनएस के ही अंदर एक और देखने को मिलता है, दैट इज विसरल नर्वस सिस्टम। इसीलिए मैंने चार्ट बनवाया है, क्योंकि ये जो पीएनएस है ये बहुत तरीके से डिवाइड है। तो पीएनएस के अंदर हमें दो नर्व फाइबर देखने को मिलती है। अगर हम नर्व फाइबर की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर, दैट आर एफरेंट एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स। इसके बाद जो इन पीएनएस की डिवीजन होती है, दैट दे आर ऑफ टू टाइप्स, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक आर टू टाइप, दैट इज अ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और इसी पीएनएस में हमें एक अलग से नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, दैट इज अ विसरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट से समझ आ गया होगा कि पीएनएस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये हमारा जो पीएनएस है ये इतने पार्ट में डिवाइडेड है। ऑटोनॉमिक के बाद सिस्टमैटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है, और विसरल जो होता है वो एक अलग तरीके का ही पीएनएस होता है। देन हम आगे इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या गिवन है। सो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है, दैट इज अ सीएनएस। सीएनएस के अंदर क्या आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और इसी सीएनएस में हमें क्या मिलता है देखने को? दैट इट इज़ अ साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। सीएनएस में क्या देखने को मिलता है? ये साइट है किसकी? इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की और उन्हें कंट्रोल करने की। अगर हम पीएनएस की बात करें तो इसमें हमें बहुत सारी नर्व्स देखने को मिलती हैं जो बॉडी के साथ एसोसिएटेड होती हैं और सीएनएस के साथ एसोसिएटेड होती हैं। सीएनएस में क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज़ अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उन्हीं नर्व्स में दो नर्व फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट आर एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट, ए से मतलब अंदर जाना, ई से मतलब बाहर आना। ए से मतलब समझ लो अंदर जाना। तो जो हमारी एफरेंट नर्व फाइबर होती हैं इनका काम क्या होता है? ये इम्पल्स लेके जाती हैं, कहाँ से? टिश्यू से या ऑर्गन से, कहाँ तक? सीएनएस में लेके जाती हैं। और इफरेंट का काम क्या होता है? ये इम्पल्स लेके आती हैं कहाँ से? सीएनएस से पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन में। अपोजिट काम है। एफरेंट का काम होता है ये टिश्यू और ऑर्गन से सीएनएस में लेके जाएंगी, और हमारी इफरेंट जो होती है इनका इम्पल्स कहाँ से आता है? सीएनएस से लेके टिश्यू और ऑर्गन में वापस आता है। अगर हम पीएनएस की ही बात करें आगे, तो जो हमारा पीएनएस है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, जिसे हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है इसका काम क्या होता है? ये सीएनएस से इम्पल्स लेता है और स्केलेटल सिस्टम तक लेके जाता है। कौन? सोमैटिक। ये याद करने का एक तरीका है एसएस। सीएनएस से कहाँ लेके जाएगा? स्केलेटल मसल्स तक। और ऑटोनॉमिक का क्या काम होता है? ये सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक लेके जाता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक का काम होता है वो सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स की तरफ लेके जाता है, और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का काम होता है कि वो सीएनएस से स्केलेटल मसल की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ पे हमारे ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक को हम सिंपैथेटिक कहते हैं, एक को हम पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। अगर हम ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मैं आगे बता दूंगी। ये अगर हम विसरल नर्वस सिस्टम की बात करें, जो विसरल नर्वस सिस्टम होता है दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज़ अ पीएनएस। पीएनएस का ही पार्ट होता है विसरल नर्वस सिस्टम भी, जिसके अंदर सारे कॉम्प्लेक्स नर्व्स आती हैं, फाइबर्स आते हैं, गैंग्लिया आते हैं, प्लेक्सेस आते हैं, बाय विच जो इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कहाँ विसरल से कहाँ ट्रांसफ़र होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके विसरा तक।
या फिर विसरा से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो ये काम होता है विसरल नर्वस सिस्टम का। तो यहाँ तक क्लियर है। हमने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में पढ़ लिया क्या क्या होता है। दैट इज़ दे आर कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ टू टाइप्स। पहला हमारा होता है दैट इज़ अ CNS एंड PNS, दैट इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा CNS होता है उसमें ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसके बाद हमारा PNS के पास दो फाइबर्स होती हैं, दैट इज़ एफरेंट और ईफरेंट फाइबर्स। इसके बाद जो हमारी एफरेंट फाइबर्स होती हैं उनका काम होता है इम्पल्स लेके जाना टिश्यू से CNS तक, और ईफरेंट का काम होता है इम्पल्स लेके आना CNS से टिश्यू तक। इसके बाद हम PNS की ही बात करें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज़ अ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक का काम होता है वो इम्पल्स लेके जाता है CNS से स्केलेटल मसल तक, और ऑटोनॉमिक का काम होता है वो CNS से लेके जाता है इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक। ये हमारे दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ अ सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अगर हम विसरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है, जिसके अंदर सारी नर्व्स, फाइबर, गैंग्लिया, प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है कि वो इम्पल्स लेके जाते हैं CNS से विसरा तक या फिर विसरा से CNS तक। तो यहाँ पे हमारा पूरा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम ख़त्म होता है। इसके बाद हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, इन सब के बारे में आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो हमारा ये न्यूरल सिस्टम होता है, न्यूरॉन होता है, इसी न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, दैट न्यूरॉन जो होता है दैट इज़ अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का अगर कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तो उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन जो होता है दैट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा सेल बॉडी, सेल की बॉडी देखने को मिलती है। सेल में जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं वो देखने को मिलते हैं, एक्सॉन देखने को मिलता है। ये हमें 3 पार्ट्स मेजर होते हैं जो देखने को मिलता है। इसी सेल की बॉडी के अंदर हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे टिपिकल सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होते हैं, और सर्टेन ग्रैन्यूल बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं उन ग्रैन्यूल बॉडीज़ को, दैट इज़ नीजल ग्रैन्यूल्स। जो शॉर्ट फाइबर्स होती हैं, जो कि ब्रांच होती हैं और प्रोजेक्ट कर रही होती हैं आउट ऑफ द सेल बॉडी। मतलब सेल बॉडी से बहुत सारी शॉर्ट फाइबर जो होती हैं वो बाहर निकल रही होती हैं। कहाँ से, सेल बॉडी से। ठीक है, जो सेल बॉडी से बहुत सारी छोटी छोटी शॉर्ट फाइबर्स प्रोजेक्ट आउट बाहर निकल रही होती हैं, जिनमें नीजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद ये जो फाइबर्स होती हैं ये ट्रांसमिट करती है इम्पल्स टुवार्ड्स द सेल बॉडी। फाइबर्स का काम क्या होता है, ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं कहाँ पे, सेल बॉडी की तरफ। इसके बाद जो हमारा एक्सॉन होता है दैट इज़ अ लॉन्ग फाइबर, जिसके डिस्टल एंड जो होता है दैट इज़ अ ब्रांच। डिस्टल एंड कैसा होता है, नीचे वाला एंड जो होता है ये दैट इज़ अ ब्रांच, ये एक्सॉन है। इसका जो नीचे वाला एंड है दैट इज़ अ ब्रांच। जो एक ब्रांच है दैट उसमें वो टर्मिनेट होती है, मतलब जो ब्रांच है वो कहाँ एंड होती है, एंड होती है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसे हम साइनॉप्टिक नॉब कहते हैं, जिसके पास साइनेप्टिक वेसल्स होते हैं। उन्हीं साइनॉप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन साइनेप्टिक वेसल्स के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। अगर हम एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन का काम क्या होता है, नर्व इम्पल्स को, जो भी नर्व इम्पल्स हो रहा होता है उसके, जो भी नर्व इम्पल्स प्रेजेंट होता है उसे ट्रांसमिट करना कहाँ, सेल बॉडी से दूर, सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। कौन, एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है, इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। ठीक है, टू ए साइनेप और अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और कहाँ पे लेके जाता है, साइनेप के पास या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। अगर हम बात करें एक्सॉन के नंबर की, डेंड्राइट के नंबर की, तो
बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट। अगर हम एक्सॉन और डेंड्राइट के नंबर की बात करें तो जो न्यूरॉन्स हैं वो 3 तरीके से डिवाइडेड होते हैं। एक होता है मल्टीपोलर, जिसमें हमें एक एक्सॉन देखने को मिलता है और दो से ज़्यादा डेंड्राइट देखने को मिलते हैं, जो कि कहाँ फाउंड होते हैं, दैट आर फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगर हम बाइपोलर की बात करें तो एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होता है, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, हमें रेटिना, आई में देखने को मिलता है। और अगर हम यूनिपोलर की बात करें, दैट इज़ एक ही सेल बॉडी होगी, एक ही एक्सॉन होगा, तो वो कहाँ देखने को मिलेगा, दैट इज़ इन अ एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है। इसके अलावा 2 टाइप्स के एक्सॉन होते हैं, एक होते हैं माइलिनेटेड, एक होते हैं नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड वाले जो होते हैं उनके पास स्कैवॉन सेल्स होती है। माइलिनेटेड के पास क्या होती है, स्कैवॉन सेल्स होती है, जिसके जो क्या बनाती है, माइलिन शीथ बनाती है, कहाँ पे, एक्सॉन के आसपास। ये एक्सॉन सेल का काम क्या होता है, दैट दे फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। और जो गैप प्रेजेंट होता है माइलिन शीथ में, एडजेसेंट माइलिन शीथ में जो गैप प्रेजेंट होता है उसे हम नॉड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट इज अ गैप प्रेजेंट बिटवीन द माइलिन शीथ आर नॉन एज नॉड्स ऑफ रेनवियर। माइलेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं हमारे, जो माइलेटेड जिसमें मतलब माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, वो कहाँ पाए जाते हैं, दैट दे आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। कहाँ पाए जाते हैं, दैट इज स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में। और वहीं पे हम अगर अनमाइलेटेड नर्व फाइबर की बात करें तो उनके पास भी स्कैवॉन सेल्स होते हैं, लेकिन माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करते, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, दैट दे आर कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं कौन कहाँ पाया जाता है, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर के, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो जैसे हमने अभी बताया था कि जो सेल बॉडी की ब्रांच लाइक प्रोजेक्शन निकल रहे होते हैं फाइबर, उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, इम्पल्स को सेल बॉडी के पास लाना, दैट दीज आर नेजल ग्रैन्यूल्स, दिस इज अ सेल बॉडी। ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जो ब्लैक कलर के डॉट प्रेजेंट है इन्हें स्कैवॉन सेल्स कहते हैं। ये जो लंबा सा रॉड लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, दैट इज एन ऑक्सॉन। ये जो एक्सॉन के बाहर की कवरिंग है इसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये माइलिन शीथ के जो दो के बीच में एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे कुछ नहीं है, दैट इज अ नॉड्स ऑफ रेनवियर। ये एक्सॉन के टर्मिनल हैं, मतलब एंड पार्ट। और ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो बन रखे हैं इन्हें साइनॉप्टिक नॉब कहते हैं। इन्हीं में साइनैप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट कंटेनिंग अ केमिकल, जिसके इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ तक क्लियर है। हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, कैसा होता है, न्यूरॉन को क्या कहते हैं, दैट इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और एक होता है न्यूरॉन की जगह नेफ्रॉन, वो क्या होता है, दैट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जनरेशन एंड कंडक्शन की बात करते हैं। नर्व इम्पल्स जो होते हैं उनका जनरेशन कैसे होता है, देन उनका कंडक्शन कैसे होता है। देन दिस इज अ एक्सोलामा। ठीक है, ये इनसाइड है। और जो दूसरी साइड प्रेजेंट है दैट इज अ आउटसाइड। एंड दिस इज अ आउटसाइड। ठीक है, इनका काम क्या होता है, एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन बता दे रही हूँ। इसमें से 3 सोडियम बाहर की तरफ निकलते हैं और अंदर कितने आते हैं, दैट इज 2 पोटेशियम। ठीक है, ये एक नॉर्मल डायग्राम है। इसके बाद आगे हम इसमें पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स जो होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं, एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं, बिकॉज इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, पोलराइज स्टेट में होती है।
ठीक है। जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन के चैनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, इस न्यूरल मेम्ब्रेन पर। और ये जो आयन्स होते हैं, ये जो आयन चैनल होते हैं, दैट आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन्स। बहुत सारे जो आयन चैनल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं कि वो किसी एक का ही मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। ये नहीं होता कि कोई भी आयन आया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। जितने भी आयन चैनल्स होते हैं दैट आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन्स। जब न्यूरॉन कोई कंडक्टिंग इम्पल्स में नहीं होता, मतलब जब न्यूरॉन हमारा कोई भी इम्पल्स नहीं कंडक्ट कराता है, दैट मीन्स दैट इज इन रेस्टिंग स्टेज, रेस्ट कर रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा परमिएबल किसके होती है, पोटेशियम आयंस के। जब रेस्ट कर रहे होते हैं तो जो हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। ज़्यादा परमिएबल पोटेशियम की होती है और कम परमिएबल किसके होती है, सोडियम आयंस की। इसी वजह से जो मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है किसके लिए, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए, जो कि प्रेजेंट होते हैं एक्सोप्लाज्म में। ठीक है। तो जितने भी एक्सोप्लाज्म जो होता है, जो एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट होता है, उनके पास हाई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा मोर परमिएबल पोटेशियम की होती है, तो अंदर क्या मिलेगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का हाई कंसंट्रेशन मिलेगा और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, और लो कंसंट्रेशन किसका होगा, सोडियम का। ये सब अंदर की बात हो रही है, एक्सॉन के अंदर की बात। अगर हमारा पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन सोडियम की कम होगी। अगर इसी की बात हम बाहर की बात करें, जो एक्सॉन के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें लो कंसंट्रेशन पोटेशियम की होगी क्योंकि पोटेशियम अंदर ज़्यादा प्रेजेंट है, और हाई कंसंट्रेशन किसकी होगी, सोडियम की होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। और ये जो भी हमारा आयनिक ग्रेडियंट फॉर्म हुआ है, दैट दिस इज अ आयनिक ग्रेडियंट इज फॉर्म्ड हुआ है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन के आसपास, वो मेंटेन हो जाता है कैसे, जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं आयंस का, जिसमें हम सोडियम पोटेशियम पंप यूज़ करते हैं। कौन सी पंप यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें हम 3 सोडियम बाहर निकालते हैं और 2 पोटेशियम इनटू द सेल अंदर लेते हैं। ठीक है। तो इस स्टेज पे जो की पॉइंट्स आते हैं वो क्या क्या आते हैं, अगर हम सिर्फ रेस्टिंग स्टेज की बात करें, दैट इज अ रेस्टिंग स्टेज। अगर हम सिर्फ रेस्टिंग स्टेज की बात करते हैं तो एक तो इसमें सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का आना जाना बाहर होता है। इसके बाद जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, जो इनके स्पेशल चैनल होते हैं, जो कि होते हैं वोल्टेज गेट चैनल, वो पोटेशियम एंड सोडियम दोनों के कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज V, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो कितना होता है, दैट इज -70 मिली वोल्ट होता है। तो ये हमारा रेस्टिंग स्टेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेज अ पॉजिटिव चार्ज वाइल इट्स इनर सरफेस
become negative charge, therefore is polarized. Electrical potential difference across the resting plasma membrane is called resting potential. तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो बाहर वाली होती है, आउटर वाली होती है, दैट इज अ रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं। ये जो आउटर वाली होती है ये पॉजिटिव होती है, और जो अंदर वाली होती है दैट इज अ नेगेटिव। ये हो गया हमारा यहाँ तक रेस्टिंग स्टेज। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए होता है रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, उसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, जो कि कितना होता, मैंने उस पेज पे लिख दिया, दैट इज -70 मिलीवोल्ट। इसके बाद हमारी एक्साइटेशन स्टेज आएगी, मतलब डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन आएगी कब, जब स्टिमुलस आएगा, इज अप्लाइड टू अ साइट ऑन द पोलराइज मेम्ब्रेन। जब पोलराइज मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी स्टिमुलस आएगा तो जो हमारी मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाएगी सोडियम के। ठीक है, अभी जो था वो हमारा पोटेशियम सबसे ज़्यादा अंदर था ना, मोर परमिएबल, लेकिन जब डीपोलराइजेशन होगी तो वो सोडियम के लिए परमिएबल हो जाएगी, जिसकी वजह से रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होने लगेगा। बहुत सारा जो सोडियम है वो अंदर जाने लगेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो आउटर सरफेस है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये जो पोलैरिटी आई मेम्ब्रेन की, ये क्या हो गई, डीपोलराइज्ड हो गए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं या फिर नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम डीपोलराइजेशन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, दैट इज डीपोलराइजेशन। अगर हम डीपोलराइजेशन की बात करें तो पहली बात है, इसमें हमें स्टिमुलस चाहिए। क्या चाहिए, स्टिमुलस चाहिए, स्टिमुलाई। कितना होगा, दैट इज अ 10 मिलीवोल्ट का, जो कि क्या करेगा, जो हमारा वोल्टेज गेट चैनल था किसका, सोडियम का, वो क्या हो जाएगा, दैट इज ओपन। और अगर ओपन हो गया तो क्या होने लगेगा, दैट इज अ रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम प्लस। अंदर जो है वो सोडियम बहुत ज़्यादा जाने लगेगा, दैट इज अ रैपिड सोडियम इनफ्लक्स। और ये यहाँ पे जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, पहले हमने पॉजिटिव बाहर पढ़ा था, अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बाहर और पॉजिटिव अंदर हो जाएगा। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज अ +32 +45 मिलीवोल्ट। कितना होगा, +30 से +45 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पे हमारा डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गया। अगर हम रीपोलराइजेशन की बात करें, किसकी बात करें, दैट इज अ रीपोलराइजेशन की। अगर हम रीपोलराइजेशन की बात करते हैं
तो एज अ रिजल्ट current flows on the inner surface from site A to B. On the other hand, outer surface current flow from site B to A. To complete the circuit flow, the polarity is side change and action potential is generated to B. The impulse is generated at a site A and the sequence is repeated along the length of axon and the impulse is conducting. Therefore, जो भी हमारा स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी सोडियम की राइज हुई है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है, वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. इसके बाद परमेबिलिटी किसकी हो जाएगी, दैट इज़ अ पोटेशियम की. तो पोटेशियम का जो गेट चैनल है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो पोटेशियम डिफ्यूज़ हो रहा था मेम्ब्रेन के बाहर वो रिस्टोर कर देगा रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन को एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, एंड जो फाइबर हैं दैट बिकेम वन मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलाइजेशन. तो यहाँ पे हो गया हमारा दैट इज अ रीपोलराइजेशन. अगर हम यहाँ देखें दैट इज अ रीपोलराइजेशन जिसमें वोल्टेज गेट चैनल सोडियम का क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और वोल्टेज गेट चैनल पोटेशियम का क्या हो जाएगा, दैट इज ओपन. ठीक है, अगर पोटेशियम का ओपन हो गया तो फिर क्या होने लगेगा, पोटेशियम जाने लगेगा. दैट इज अ रैपिड इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम. और रीपोलराइजेशन स्टेज में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज -70 मिलीवोल्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पोलराइजेशन, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स. इसमें हम पढ़ेंगे कि नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है. तो जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाता है थ्रू द जंक्शन कॉल्ड साइनेप्स. कौन से जंक्शन से, साइनेप जंक्शन से. ये जो साइनेप है दैट इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. ये जो साइनेप्स है वो कैसे फॉर्म्ड होता है, दैट इज साइनेप्स इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ, किसकी मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिव न्यूरॉन की मेम्ब्रेन. दोनों की मेम्ब्रेन से साइनेप्स फॉर्म्ड होता है जो कि विच मे और मे नॉट हैव बीन सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट. या तो उनके बीच में गैप प्रेजेंट होगा, अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई बात नहीं. देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्स. दो तरीके के साइनेप्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल, एक होते हैं केमिकल. अगर हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करें तो जो मेम्ब्रेन होती है प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक की वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है. ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करें तो उसमें प्री और पोस्ट साइनेप्टिक की जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली प्रेजेंट होती है. तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली फ्लो हो जाता है फ्रॉम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर अक्रॉस दी साइनेप. इन साइनेप की हेल्प से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत जल्दी चला जाता है. जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स,
ये जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है उसी का जैसे इम्पल्स ऑफ कंडीशन हमें देखने को मिलता है अलोंग द सिंगल एक्सॉन। जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इम्पल्स का ट्रांसमिशन हुआ है, ये बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, बहुत तेज़ी से होता है एज़ कम्पेयर टू केमिकल साइनेप्स से। तो जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं आर रेयर इन आर सिस्टम। तो जो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो बहुत ज़्यादा रेयर हैं। अगर हम केमिकल साइनेप्स की बात करें तो जो केमिकल साइनेप्स हैं, तो द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड प्लेस कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो जो मेम्ब्रेन होती है प्री और पोस्ट साइनेप्टिक की, उनके बीच में बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और बहुत सारे केमिकल्स लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन कराते हैं अलोंग दीज साइनेप्स। ये जो एक्सॉन के टर्मिनल होते हैं वहाँ पर वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, फिल होते हैं। ठीक है, ये जो एक्सॉन के टर्मिनल्स होते हैं इनके पास वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड होते हैं। when an impulse that is action potential, जब एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर इम्पल्स आता है तो वो इंडिकेट कर देता है कि जो साइनेप्टिक वेसल्स है उसका मूवमेंट हो सके, कहाँ पर, टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन की तरफ उसका क्या हो सके, मूवमेंट हो सके। वहाँ पे ये फ्यूज हो जाते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहाँ पे जब ये फ्यूज हो जाते हैं मेम्ब्रेन और तो क्या करते हैं, एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। तो ये जो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। वो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ये जो बाइंडिंग होती है ये ओपन कर देगी आयन चैनल्स को ताकि एंट्री हो सके आयंस की। बाइंडिंग का काम क्या होता है, ये आयन चैनल्स को ओपन कर देती है ताकि आयंस की एंट्री हो सके और एक न्यू पोटेंशियल जनरेट हो सके इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक न्यू पोटेंशियल जनरेट हो सके। द न्यू पोटेंशियल इज डेवलप मे बी आइदर एक्साइटरी और इनविट्री। और न्यू पोटेंशियल कैसा भी हो सकता है, या तो इनविट्री हो या फिर एक्साइटरी हो। तो यहाँ तक हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट आवर CNS, जिसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी हम आगे क्या क्या देखेंगे, दैट इज़ अबाउट अ फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड अ मिड ब्रेन। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है ये सब हम अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तो अगर ब्रेन की बात करें दैट इज़ अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी का जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है दैट इज़ अ ब्रेन, जो कि क्या करता है, इट एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। ये जितने भी हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं जिन्हें हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस होते हैं बॉडी की, या फंक्शनिंग होते हैं वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स का लाइक हार्ट, किडनी एंड लंग्स, या थर्मो रेगुलेशन, हंगर एंड थर्स्ट, या फिर सिरकार्डियन दैट इज़ अ 24 आवर रिदमिक ऑफ आवर बॉडी। ये सब कौन कंट्रोल करता है, दैट आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स की और ह्यूमन बिहेवियर की, दैट आर ऑल कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। इट आल्सो इज़ अ साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन। CNS ही जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वही जो है वो एक साइट है जहाँ पे हम दैट इज़ आल्सो अ साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन के लिए भी जो साइट है, हियरिंग के लिए भी है, स्पीच के लिए भी है, मेमोरी के लिए भी है, इंटेलिजेंस के लिए भी है, इमोशंस के लिए भी है, एज वेल एज थॉट्स के लिए भी है। तो यहाँ पे हमने इतना देख लिया। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो दैट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। हमने कल वाले चैप्टर में लोकोमोशन और मूवमेंट्स में पढ़ा था
कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में कुछ क्रेनियम बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, जो कि टोटल 8 इन नंबर्स होती हैं, जो कि होती है हमारी फ्रंटल, टेम्परल, पैराइटल, ऑसिपिटल, ये सारी हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। तो दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो एक वेल प्रोटेक्टेड स्कल से तो कवर्ड होता ही होता है, लेकिन इनसाइड द स्कल ब्रेन इज़ आल्सो कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। ब्रेन की जो कवरिंग होती है अंदर से वो क्रेनियल मेनिंजेस की होती है, जिसमें 3 लेयर होती हैं, दैट इज़ अ डुआ मैटर, आर्केनॉइड एंड पिया मैटर। ये जो डुआ मैटर होती है ये बहुत थिन मिडल लेयर होती है, सॉरी जो आउटर लेयर होती है दैट इज़ अ डुआ मैटर, और जो हमारी मिडल थिन लेयर होती है दैट इज़ अ आर्केनॉइड, और जो सबसे ज़्यादा अंदर वाली लेयर होती है जो कि ब्रेन के टिश्यू के साथ कांटेक्ट में होती है उसे हम पिया मैटर कहते हैं। जो ब्रेन होता है कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ अ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो जो हमारी 3 लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? दैट इज़ आउटसाइड प्रेजेंट होती है, दैट इज़ डुआ मैटर, then arachnoid, last one is a pia matter inside। आउटसाइड से इनसाइड की तरफ का ये डायग्राम है। सबसे बाहर हमारी डुआ मैटर प्रेजेंट होती है, देन आर्केनॉइड एंड देन पिया मैटर। यहाँ पे हमें सारे जितने भी हमारी क्रेनियल मेनिंजेस हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। आगे अब हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम आगे फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। जो फोर ब्रेन होता है वो कैसा होता है? दैट इज दिस। ये जो हमारा फोर ब्रेन होता है इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा सेरिब्रम, सेकंड पार्ट इज अ थैलेमस एंड थर्ड वन इज अ हाइपोथैलेमस। ये सारा का सारा फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये लिखा हुआ द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेरिब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है एंड थैलेमस होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो सेरिब्रम होता है दैट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट कौन फॉर्म करता है? दैट इज अ सेरिब्रम। एक डीप क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है, एक डीप क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है जो सेरिब्रम को डिवाइड करता है। मतलब सेरिब्रम को डिवाइड करता है एक डीप क्लेफ्ट, जो कि कैसे डिवाइड करता है? लॉन्गिट्यूडनली। और किस में डिवाइड कर देता है? 2 हाफ्स में, जिसे हम लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। जब सेरिब्रम का डिवीजन होता है बाय अ डीप क्लेफ्ट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली इनटू अ 2 हाफ, जिसे हम लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। ये जो हेमिस्फेयर होता है दैट आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कॉलोसम। ये जो हमारा हेमिस्फेयर होता है, ये जो 2 हेमिस्फेयर आपस में डिवाइड हो गए हैं, ये किससे कनेक्ट होते हैं? ये ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर से कनेक्ट होते हैं, जिसे हम कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। जो लेयर्स होती हैं सेल्स की which covers the cerebral hemisphere। सेरिब्रल हेमिस्फेयर को जो लेयर कवर करती है उसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि कैसी होती है? थ्रॉन इनटू अ प्रोमिनेंट फोल्ड्स में देखने को मिलती है। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है इसे हम ग्रे मैटर कहते हैं, जो कि कैसी दिखती है? ग्रेइश अपीयरेंस की दिखती है। ये जो न्यूरॉन्स के जो सेल बॉडीज़ होती हैं आर कंसनट्रेटेड हेयर एंड गिविंग द कलर। ये जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है यहाँ ये बहुत ज़्यादा मिलती हैं, कंसनट्रेटेड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, जो कि ये ग्रे कलर देती हैं। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है इसके पास क्या क्या होता है? दैट इज़ अ मोटर एरियाज़ प्रेजेंट होते हैं, सेंसर एरियाज़ और लार्ज एरियाज़ प्रेजेंट होते हैं।
दैट आर नाइदरी क्लियरली सेंसरी और नॉर मोटर इन फंक्शन, जो कि कैसे होते हैं, ना ही, और बहुत लार्ज रीजन जो होता है वो कैसा होता है, ना ही सेंसरी होता है ना ही मोटर होता है। तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन एरियाज कहते हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंटर सेंसरी एसोसिएशन के लिए, मेमोरी के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। ये सब अभी हम सेरिब्रम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जो फाइबर्स होते हैं ट्रैक के, वो कवर्ड होते हैं किससे, माइलिन शीथ से, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर हमें क्या मिलता है, माइलिन शीथ देखने को मिलता है। और ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर कैसी अपीयरेंस आती है, दैट इज़ अ ओपेक वाइट अपीयरेंस आती है, जिसे हम वाइट मैटर कहते हैं। यहाँ पे हमें पता चल गया सेरिब्रल का जो बाहर का हिस्सा होता है वो कैसा होता है और अंदर का कैसा होता है। सेरिब्रल अगर ग्रे है तो दैट इज आउटसाइड, आउटसाइड कैसा होता है, ग्रे मैटर, और अगर वाइट है दैट इज इनसाइड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेरिब्रम होता है, ये रैप अराउंड अ स्ट्रक्चर, सेरिब्रम जो होता है वो रैप हो रखा होता है अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस के अराउंड एक स्ट्रक्चर रैप हो रखा होता है जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, जो कि क्या होता है, दैट इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेंसरी और मोटर। जो मोटर और सेंसरी सिग्नलिंग के लिए जो मेजर पार्ट है दैट इज़ अ थैलेमस, जो कि कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी ब्रेन में प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ हाइपोथैलेमस, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलेमस के बेस पे। ये हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, ये बहुत सारा सेंटर कंट्रोल करता है, लाइक बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। इसमें हाइपोथैलेमस के अंदर ही बहुत सारी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि कैसा काम करती हैं, हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, लाइक हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। जो इनर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, सबसे ज़्यादा इनर पार्ट जो होता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, उसके अंदर ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एमिगडाला या हिपोकैम्पस, जिनका काम क्या होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के साथ में क्या परफॉर्म करते हैं, इनका क्या रोल होता है, दैट इज़ दे आर इन्वॉल्व इन द सेक्शुअल बिहेवियर। ये सेक्शुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं। एंड देन एक्सप्रेशन ऑफ और इमोशनल रिएक्शन, एक्सप्रेशन में या इमोशनल रिएक्शन में होते हैं, जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर, दैट इज़ अ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एंड मोटिवेशन शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन जो होता है दैट इज़ लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस, जो फोर ब्रेन का होता है वहाँ उससे, और हिंड ब्रेन का जो पॉन्स होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द हाइपोथैलेमस या थैलेमस, जो कि क्या होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, एंड द पॉन्स किसका पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का। एक कैनाल होती है जिसे हम सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं, जो कि मिड ब्रेन से पास होती है। डॉर्सल पार्ट जो होता है मिड ब्रेन का जो डॉर्सल पार्ट होता है उसमें 4 राउंड लाइक स्वेलिंग लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज़ पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। इसी मेडुला को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ मेडुला ऑब्लंगाटा। पॉन्स जो होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ फायर ट्रैक प्रेजेंट होते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन के बहुत सारे रीजन को कनेक्ट करते हैं। कौन, फायर ट्रैक जो प्रेजेंट होते हैं पॉन्स में। सेरिबेलम का काम क्या होता है, बेलम का, वो कॉन्गुलेटेड सरफेस होता है उनके पास, जो कि प्रोवाइड करता है एडिशनल स्पेस फॉर मैनी न्यूरॉन्स। इन सेरिबेलम के पास क्या होता है, कॉन्गुलेटेड सरफेस होता है, जो कि न्यूरॉन्स को और ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है।
इसके बाद जो मेडुला होता है ब्रेन का, दैट इज अ मेडुला ऑफ द ब्रेन, वो किससे कनेक्ट होता है? द मेडुला ऑफ द ब्रेन जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से क्या कनेक्ट होता है? मेडुला ऑफ द ब्रेन, जो कि क्या कंट्रोल करता है? मेडुला जो होता है किसका सेंटर होता है? रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रेफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन का। जो 3 मेजर रीजन होते हैं जो कि ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ऐसे भी 3 रीजन होते हैं जो कि ब्रेन स्टेम बनाते हैं। एक होता है हमारा मिड ब्रेन, इसके बाद हाइंड ब्रेन का पॉन्स और मेडुला रीजन। मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा, ये क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम कंस्टिट्यूट करते हैं। ये जो ब्रेन स्टेम होती है ये किसके बीच में कनेक्टेड होती है? दैट इज कनेक्टेड बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने फोर ब्रेन पढ़ लिया। फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम होता है वो सबसे ज़्यादा पार्ट कंसिस्ट करता है। इसके बाद थैलेमस आता है, उसी थैलेमस के बेस पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस बहुत सारों का सेंटर है। इसके बाद हमने लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम पढ़ लिया। देन हमने मिड ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसमें सेरिब्रल एक्वाडक्ट देखने को मिलती है, या इसके मिड ब्रेन के डॉर्सल पार्ट में 4 स्वेलिंग होती है जिसे हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। हाइंड ब्रेन में हमने पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला देख लिया। इसमें से जो ब्रेन स्टेम बनाते हैं दैट इज़ अ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है? दैट प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा होता है दैट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन और अ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? रिफ्लेक्स एक्शन और या फिर रिफ्लेक्स आर्क। तो हमने कभी एक्सपीरियंस किया होगा सडन विड्रॉल ऑफ अ बॉडी पार्ट, जब वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, जैसे कि गरम तवा होता है, अगर गरम तवे पे कोई आपका हाथ रख दे या आपका हाथ लग जाए तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं। या फिर कोई जैसे बर्फ़ का टुकड़ा रखा है उसके ऊपर आप हाथ रखते हैं, बहुत ठंडा एकदम से अगर लगता है तो तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं। इसके अलावा कोई भी पॉइंटेड या शार्प जैसी चीज़ है, चाकू वगैरह, तो वहाँ पे अगर आपका हाथ रखते हैं तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, जो इंटायर प्रोसेस होता है ये रिस्पॉन्स का, हम ये जैसे रिस्पॉन्स करते हैं तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, जो कि किसकी वजह से होता है? पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन की वजह से होता है, जो कि कैसे अकर होता है? इनवॉलेंट्री, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, कैसा होता है? दैट इज़ अ इनवॉलेंट्री, मतलब विदाउट आर कॉन्शियस एफर्ट, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। दैट विदाउट आर कॉन्शियस एफर्ट, हमारा कोई कॉन्शियस एफर्ट इस पर नहीं होता है, और इन्वॉल्वमेंट करता है पार्ट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो रिफ्लेक्स पाथवे होते हैं ये कॉम्प्रोमाइजेस क्या करते हैं? एटलीस्ट 1 एफरेंट न्यूरॉन। ये जो रिफ्लेक्स पाथवे जो होता है वो कैसे स्टार्ट होता है? दैट इज स्टार्ट विद एक एफरेंट न्यूरॉन होता है जो रिसेप्टर की तरह काम करता है, और एक इफरेंट होता है जो कि इफेक्टर की तरह काम करता है। न्यूरॉन्स आर अप्रोप्रिएटली अरेंज इन अ सीरीज, और बाकी सब कैसे अरेंज होते हैं? दैट दे आर अरेंज इन अ सीरीज। तो क्या हुआ? पहले एफरेंट न्यूरॉन ने रिसीव सिग्नल किया। ठीक है, एफरेंट ने, जो रिसेप्टर होता है, दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल रिसीव किया। इसके बाद उसे ट्रांसमिट कर दिया उस इम्पल्स को बाय डॉर्सल नर्व रूट, जो कि कहाँ ट्रांसमिट कर दिया? सीएनएस में, विद द हेल्प ऑफ डॉर्सल नर्व रूट एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद इफरेंट न्यूरॉन ने उसे कैरी किया और इसके बाद सिग्नल किया सीएनएस को ताकि वो इफेक्टर तक पहुंच सके। ये जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो आया है वो फॉर्म करता है दैट इज़ अ रिफ्लेक्स आर्क, जैसे हमें ये नी जक रिफ्लेक्स में देखने को मिला। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टिमुलस घुटनों पे दिया, इसके बाद यहाँ से ये रिसेप्टर गए, यहाँ से ये इफरेंट पाथवे फॉलो हुआ, देन ये डॉर्सल रूट गैंगोलिया में गया,
इसके बाद ये हमारा CNS में पहुंच गया, दैट इज़ अ वाइट मैटर, ग्रे मैटर, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। फिर यहाँ से इफरेंट पाथवे वापस आया इफेक्टर की तरफ, फिर मोटर एंड प्लेट पे हमें इफेक्टर मिला, देन हमें रिस्पॉन्स मिला जब हमारा पैर ऊपर उठ जाता है। तो ये हो गया हमारा, दैट इज़ अ नी जग रिफ्लेक्शन। अब हम सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें थोड़ा सा नोज़ और हल्का सा टंग के बारे में पढ़ना है। देन देयर इज़ अ टॉपिक ऑफ आई एंड द लास्ट टॉपिक इज़ ईयर। तो इसमें हम सेंसरी रिसेप्शन, मतलब सेंसरी को कैसे रिसेप्ट करते हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स या सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो जैसे कि हमने छोटे से पढ़ते आए हैं कि हमारे कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो वी स्मेल थिंग्स, अगर हमें कुछ स्मेल करना होता है तो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर नोज। टेस्ट करना होता है, दैट इज़ बाय आवर टंग। सुनना होता है, दैट इज़ आवर बाय ईयर। और कुछ देखना होता है, दैट इज़ आवर बाय आवर आइज़। अगर हम नोज़ की बात करें तो नोज कंटेन अ म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स। नोज के पास कैसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ अ म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर स्पेशलाइज फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल, जिनका काम क्या होता है कि वो सेंस ऑफ स्मेल को रिसीव कर सकते हैं। और उन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, दीज आर मेड अप ऑफ, और ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, दैट दे आर मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम। किसके बने होते हैं, दैट दे आर मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम, जिसमें हमें 3 काइंड्स ऑफ सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, द न्यूरॉन्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम, जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं इस ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम में, वो कहाँ से एक्सटेंड होते हैं, आउटसाइड इन्वायरमेंट से लेके डायरेक्टली इनटू अ पेयर ऑफ ब्रॉड बीन शेप ऑर्गन, जिसे हम ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम में, वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से एक्सटेंड करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, एक पेयर तक जाते हैं जो कि ब्रॉड बीन शेप का होता है, जिसे हम ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं, विच आर द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब जो क्या होते हैं, दैट आर द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। अगर हम दोनों नोज़ और टंग की बात करें तो दे डिटेक्ट डिजॉल्व्ड केमिकल्स। तो जो नोज़ और टंग होते हैं वो कैसे केमिकल डिटेक्ट करते हैं, दैट आर डिजॉल्व्ड केमिकल्स। दीज केमिकल सेंसेज ऑफ जस्टेशन, ये केमिकल कैसे सेंस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जस्टेशन, जिसे हम टेस्ट कहते हैं, ऑल्फैक्टरी स्मेल से, दैट आर फंक्शनली सिमिलर एंड इंटर रिलेटेड। तो ये जो इनके फंक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं और कैसे होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जो टंग होती है, दैट डिटेक्ट द टेस्ट थ्रू द टेस्ट बर्ड। तो हमारी जो टंग होती है वो टेस्ट को कैसे डिटेक्ट करती है, विद द हेल्प ऑफ आर टेस्ट बर्ड दैट आर प्रेजेंट इन आर टंग, जिनके ऊपर कैसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं टेस्ट बर्ड के ऊपर कैसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, दैट आर गस्टेटरी रिसेप्टर्स। विद ईच टेस्ट ऑफ फूड और सिप ऑफ ड्रिंक, जैसे ही हम फूड का टेस्ट करते हैं या पानी का सिप लेते हैं, जो हमारा ब्रेन है वो इंटीग्रेट कर देता है एक डिफरेंशियल इनपुट को फ्रॉम द टेस्ट बर्ड से, और एक कॉम्प्लेक्स फ्लेवर जो होता है वो हमें क्या होता है, परसीव्ड होता है। तो जैसे ही हम कोई खाने को टेस्ट करते हैं या पानी को सिप करते हैं, पानी थोड़ा सा घूंट भर पीते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है उसका काम क्या होता है, वो इंटीग्रेट कर देता है ये डिफरेंशियल इनपुट को, और इनपुट को कहाँ से, टेस्ट बर्ड से, और एक कॉम्प्लेक्स फ्लेवर, जो भी फ्लेवर है फूड का या जो पानी का कोई भी फ्लेवर नहीं है, वो हमें परसीव्ड होता है। इन दिस फॉलोइंग सेक्शन यू विल इंट्रोड्यूस टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आई। आगे हम आई के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ अ सेंस ऑर्गन फॉर अ विजन, सेंसरी ऑर्गन है जो कि हमारा देखने के लिए, और ईयर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हमारा सेंसरी ऑर्गन फॉर हियरिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने नोज और टंग का पढ़ लिया है, आगे हम आई और ईयर के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम आई के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज आर पेयर्ड आईज आर लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ द स्कल।
जो हमारी पेयर्ड आईज होती हैं, दो आंखें होती हैं ना, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? सॉकेट में प्रेजेंट होती हैं, स्कल के सॉकेट में, जिसे हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। इसमें हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में ये सब आगे पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ आई। द अडल्ट ह्यूमन आई बॉल, जो एक आई बॉल होती है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर की होती है। दैट इज अ आई बॉल इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। द वॉल ऑफ द आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। जो आई बॉल की जो वॉल होती है वो 3 लेयर्स की बनी होती है। एक्सटर्नल जे लेयर, जो बाहर वाली लेयर होती है, उसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं। जो एंटीरियर पोर्शन की, जो अंदर की तरफ की लेयर होती है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। और जो मिडल लेयर होती है उसको हम कोराइड कहते हैं। उसी मिडल लेयर के अंदर जो कोराइड होती है उसके अंदर बहुत सारी हमें ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो कैसा दिखता है? ब्लूइश इन कलर दिखता है। इसके बाद जो हमारा कोराइड है, दैट इज अ कोराइड इज अ थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द आई बॉल। ये जो कोराइड की जो लेयर होती है वो इतनी थिन होती है, जो पोस्टीरियर, ओवर द पोस्टीरियर, जो 2/3 होता है ऑफ द आई बॉल। ठीक है, ये जो मतलब ये जो हमारी कोराइड होती है ये 2/3, 1 मिनट, ये कितना पार्ट कंस्टिट्यूट करती है? दैट इज अ 2/3। ये देखो गिवन है, दैट कंस्टिट्यूट अ 2/3 पार्ट ऑफ द आई बॉल, बट इट बिकम्स थिक इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म अ सिलरी बॉडी। लेकिन ये जो अंदर की तरफ जब ये जाती है 2/3 पार्ट में ये थिन होती है, लेकिन जब ये अंदर की तरफ जाती है तो ये थिक हो जाती है 1/3 पार्ट में और सिलरी बॉडी बना देती है। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है कि जो 2/3 पार्ट होता है वो थिन होता है, जब लेकिन ये अंदर की तरफ जाती है, जो बचा हुआ 1/3 पार्ट होता है एंटीरियर पोर्शन पे, उसका क्या बना देती है? सिलरी बॉडी। ये डायग्राम गिवन है। दैट इज अ एक्वस चैम्बर, दैट इज अ विट्रस चैम्बर, दिस इज अ लेंस, दिस इज अ कॉर्निया एंड दीज आर सिलरी बॉडीज। दिस इज अ, इसे हम फोबिया कहते हैं। ये स्पॉट लाइट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। दैट इज अ ऑप्टिक नर्व। ये जो कोराइड है दैट इज अ मिडल लेयर, स्क्लेरा इज अ आउटर लेयर, और जो सबसे अंदर होती है दैट इज अ कॉर्निया एंड दिस इज अ रेटिना। जो हमारी सिलरी बॉडी होती है, ये जो सिलरी बॉडी होती है, इट सेल्फ कॉन्स्टिट्यूट टू फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर बनाती है? दैट फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर। ये ओपेक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इट सेल्फ कॉन्टिन्यूस, ये जो सिलरी बॉडी होती है कॉन्टिन्यूस होती है फॉरवर्ड, ताकि एक पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर बना सके, जिसको हम आइरिस कहते हैं, जो कि विजिबल होता है कलर्ड पोर्शन ऑफ आई में। कैसा विजिबल होता है? दैट इज अ कलर्ड पोर्शन में। द आई बॉल होता है, उसमें एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट होता है। आई बॉल के अंदर एक लेंस प्रेजेंट होता है जो कि कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन का, जो कि किसकी हेल्प से अटैच होता है? विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। किससे? सिलरी बॉडी के साथ लेंस अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के पास में जो अपर्चर होता है दैट इज सराउंडेड द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। लेंस के सामने एक अपर्चर होता है जो कि आइरिस को सराउंड करता है, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। लेंस के सामने एक अपर्चर होता है जो आइरिस को सराउंड करता है, उसे हम प्यूपिल कहते हैं। ये जो प्यूपिल का डायामीटर होता है वो रेगुलेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ मसल फाइबर ऑफ आइरिस। आइरिस की जो मसल फाइबर हैं उसकी वजह से प्यूपिल का जो डायामीटर है वो कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब रेगुलेट हो सकता है। इसके बाद अगर हम इनर लेयर की बात करें, दैट इज़ अ इनर लेयर जो होती है दैट इज़ अ रेटिना, जिसमें 3 लेयर्स मिलते हैं न्यूरल सेल्स के, जो कि इनसाइड से आउटसाइड की तरफ, मतलब सबसे अंदर गैग्लियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बीच में बाइपोलर सेल्स, और सबसे बाहर फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। 2 तरीके के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिन्हें हम रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। इसके बाद दीज सेल्स कंटेन अ लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। इन सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट अ लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, जिन्हें हम, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज फोटो पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं?
फोटो पिगमेंट्स बोलते हैं। इसके बाद डे लाइट को हम फोटोटॉपिक विजन कहते हैं। ऑल एंड कलर विजन आर अ फंक्शन ऑफ कोन्स। कोन्स का फंक्शन क्या होता है? कोन का फंक्शन होता है डे लाइट प्रोवाइड करना, दैट इज अ फोटोटॉपिक विजन। और दूसरा कलर विजन, दोनों कौन प्रोवाइड करता है? कोन्स। इसके अलावा जो रॉड्स होती है वो क्या प्रोवाइड करती हैं? ट्यूबलाइट, जिसे हम स्कोटॉफिक विजन कहते हैं। कैसा विजन कहते हैं? स्कोटॉफिक विजन। अगर हम रॉड्स की बात करें तो रॉड्स कंटेन अ पर्पलिश रेड प्रोटीन, जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं। रॉड्स के पास एक पर्पल कलर का रेड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। रॉड्स के पास एक पर्पल कलर का रेड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज अ रोडोप्सिन, या फिर उसे विजुअल पर्पल बोलते हैं, जो कि किसका डेरिवेटिव होता है? विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। इन द ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स। ह्यूमन आई में 3 तरीके की कोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके पास अपने करेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसके रिस्पॉन्ड में होते हैं? दैट इज अ ग्रीन रेड एंड ब्लू लाइट के जो रिस्पॉन्स करती हैं। इसके बाद अगर हम सेंसेशन की बात करें, द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॉन। तो जो अगर हम अलग अलग डिफरेंट कलर्स की सेंसेशन की बात करते हैं तो वो इन्हीं कॉन्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इन्हीं 3 कलर से, दैट इज अ रेड, ग्रीन और ब्लू, BGR, इनकी एंड देयर फोटो पिगमेंट्स, और इनकी हेल्प से बनते हैं। व्हेन दीज कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली, अगर ये जो 3 है दैट इज अ BGR जो है वो एक साथ इक्वली स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो इनको ये कौन सा सेंसेशन दे देते हैं? दैट इज नोन एज वाइट कलर। क्या सा सेंसेशन दे देते हैं? वाइट कलर का सेंसेशन दे देते हैं, अगर ये फोटो पिगमेंट्स तीनों इक्वली हो जाते हैं। अगर ऑप्टिक नर्व की बात करें तो जो ऑप्टिक नर्व होता है वो लीव्स द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इट एट अ पॉइंट मीडियल टू स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल। ऑप्टिक नर्व जो होती है वो आई को लीव कर रही होती है, वहीं से रेटिनल की जो ब्लड सेल्स हैं वो एंटर कर रही होती हैं। कहाँ पे? ऐसे पॉइंट पे जो कि मीडियली प्रेजेंट होता है, स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पोल पे। कहाँ? कौन से पोस्टीरियर पोल पे? आई बॉल के पोस्टीरियर पोल पे। फोटो रिसेप्टर्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन, जहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। उसी पोस्टीरियर पोल पे, उसी आई के पोस्टीरियर पोल पे एक ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल में एक येलोइश स्पॉट प्रेजेंट होता है, जिसे हम मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? उसी पोस्टीरियर पोल पे प्रेजेंट होता है, बस थोड़ी ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है, जिसको हम मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। और उसी मैक्यूला ल्यूटिया के सेंट्रल पिट के साथ उसे क्या कहते हैं? फोबिया कहते हैं। ये जो फोबिया होता है दैट इज़ अ थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना। जो फोबिया है दैट इज़ अ जो थिन पोर्शन होता है रेटिना का, वेयर जहाँ पर सिर्फ कोन्स जो होती हैं वो डेंसली पैक होती है। फोबिया में सिर्फ कोन्स पाई जाती है, एंड दिस इज़ अ फोबिया इज़ अ थिन आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना। इट इज़ द पॉइंट, फोबिया ही वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विजुअल एक्टिविटी देखने को मिलती है। दैट इज़ अ जो रेजोल्यूशन है या विजुअल एक्टिविटी है सबसे ज़्यादा क्या है? दैट इज़ अ ग्रेटेस्ट। इसके बाद द चैम्बर बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस, जो लेंस और कॉर्निया के बीच में चैम्बर होता है उसे एक्वस चैम्बर कहते हैं। वेयर एज जो कि थिन वाटरी लाइक होता है, वेयर एज जो स्पेस प्रेजेंट होता है लेंस और रेटिना के बीच में उसे विट्रस चैम्बर कहते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट जेल की तरह होता है। तो डैट इज लेंस और रेटिना के बीच में जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ अ विट्रस चैम्बर। इसे याद कर लो लीवर से, नोमोनिक से। ये लीवर एक नोमोनिक हो गया, ये हो गया लेंस, दिस इज़ अ रेटिना, दिस इज़ अ विट्रस। इसके जो अपोजिट होगा दैट इज़ अ एक्वस चैम्बर। ठीक है, यहाँ से आगे हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं विजन का, कि विजन का क्या मैकेनिज्म होता है, हम कैसे देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारी लाइट रेज होती हैं, जो हमारी लाइट रेज होती हैं वो इनविजिबल वेवलेंथ कहाँ फोकस्ड होती है? रेटिना पे। जो लाइट रेज होती हैं कहाँ फोकस्ड होती हैं? दैट दे आर फोकस्ड ऑन रेटिना विद द हेल्प ऑफ थ्रू कॉर्निया, कॉर्निया की हेल्प से। एंड द लेंस जनरेट अ पोटेंशियल। इसके बाद जो लेंस है वो क्या जनरेट करता है? पोटेंशियल, मतलब इम्पल्स भेजता है कहाँ पर? रॉड्स और कोन्स में।
इसके बाद जो भी फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं या जो भी फोटो पिगमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन आई में प्रेजेंट हैं, जो कि किसके बने होते हैं, ऑप्सिन के बने होते हैं। ऑप्सिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। और रेटिनल क्या होता है, दैट इज अ एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। तो जो हमारी लाइट है वो इंड्यूस होने लगती है कहाँ पर, डिसोसिएशन करने लगती है रेटिनल पर फ्रॉम ऑप्सिन, और रिजल्ट कर देती है इन द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ ऑप्सिन। तो जो लाइट है वो इंड्यूस करने लगेगी, डिसोसिएशन करने लगेगी रेटिनल का, कहाँ, किससे, ऑप्सिन से, जो कि ऑप्सिन में इसके बाद क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जनरेट होता है कहाँ पर, फोटो रिसेप्टर सेल्स पे। इसके बाद ये सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं और क्या जनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल, कहाँ पर, गैंग्लियोनिक सेल्स पे। इसके बाद वो एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट करते हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स पे, किसकी हेल्प से, बाइपोलर सेल्स की हेल्प से। इसके बाद ये जो भी एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रांसमिट हो जाता है ऑप्टिक नर्व की हेल्प से, कहाँ पर, विजुअल कॉर्टेक्स में। कहाँ ट्रांसफ़र होता है, देन इट इज़ ट्रांसफर टू अ विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में चला जाता है। और इसके बाद जब ये ब्रेन के कॉर्टेक्स एरिया में चला जाता है तो वहाँ से न्यूरल इम्पल्स जो होता है एनालाइज होता है। इसके बाद जो भी इमेज है वो रेटिना के ऊपर फॉर्म्ड होती है और जो जिसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं विद द हेल्प बेस्ड ऑन अर्लियर मेमोरी या अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज ईयर। अब हम ईयर पे आगे बढ़ते हैं। जो ईयर होता है वो क्या परफॉर्म करता है, ईयर परफॉर्म्स अ टू सेंसरी फंक्शन, दो सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है। पहले हियरिंग का काम करता है, दूसरा बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने की। एनाटॉमिकली अगर हम बात करें तो ईयर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। जो आउटर ईयर होता है उसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, दैट इज़ अ पिन्ना एंड अ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, जिसे हम कैनाल कहते हैं। पिन्ना का काम क्या होता है, जितनी भी वाइब्रेशंस होती है उनको कलेक्ट करना, एयर में जितनी भी वाइब्रेशन हो रही होती है उनको कलेक्ट करना, जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं, साउंड। इसके बाद जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है वो क्या करेगा, इन्वर्ट करेगा और एक्सटर्न अप टू अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम। इसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस जो है, जो कि कैनाल है, वो अंदर की तरफ जाएगी और कब तक, कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। उसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। उसी ईयर ड्रम में बहुत सारे हमें फाइन हेयर्स देखने को मिलते हैं और वैक्स एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पिन्ना पे या फिर मीटस पे। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है दैट इज़ अ ईयर ड्रम है, ये किसकी बनी होती है, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसके ऊपर स्किन की कवरिंग होती है आउटसाइड, बाहर से, और अंदर किसकी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है इनसाइड से। अगर हम मिडल ईयर की बात करें, ठीक है, अगर हम मिडल ईयर की बात करें तो जो मिडल ईयर होता है उसके अंदर हमें 3 ऑसिकल्स देखने को मिलते हैं, दैट इज मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ये 3 तरीके के देखने को मिलते हैं कहाँ पर, मिडल ईयर में, दैट इज मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। मैलियस जो होता है दैट इज अ मैलियस, इनकस, स्टेप। ये जो मैलियस होता है ये लार्जेस्ट ईयर ऑसिकल होता है, ये सबसे बड़ा होता है, और जो स्टेप होता है वो सबसे छोटा होता है। ये जो मैलियस वाला होता है ये हैमर शेप का होता है, एंड ये एनकिस वाला, जो इनकस वाला होता है, दैट इज एनविल शेप का होता है। ठीक है, और इनके बीच में, मैलियस से इनकस के बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट, जो कि कहाँ हमने पढ़ा था, एल्बो और नी जॉइंट में। और जो इनकस से स्टेप में कनेक्ट होता है, इस जॉइंट को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि कहाँ पढ़ा था हमने, शोल्डर जॉइंट में। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी 2 और जॉइंट्स बता दिए कहाँ देखने को मिलते हैं।
और ये जो हमारा इनकस होता है ये कौन सी शेप का होता है, ये स्टिरिप शेप का होता है। ये सारी शेप पता होनी चाहिए, स्टिरिप शेप का होता है, ठीक है। अब दिख रहा होगा, ठीक है। मैलियस जो होता है वो हैमर शेप का होता है, इनकस एनविल शेप का होता है, स्टिरिप शेप का होता है। इसके बाद मैलियस और इनकस के बीच में हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है और इनकस और स्टेप के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम मिडल ईयर की बात करें तो इसमें हमारे 3 ऑसिकल्स होते हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, जो कि अटैच होते हैं एक दूसरे की तरह। किस तरीके से? चेन के फैशन में। मैलियस जो होता है, मैलियस इज अटैच टू अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मैलियस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है, मतलब ईयर ड्रम से। और जो हमारा स्टेप है वो किससे अटैच होता है? ओवल विंडो से अटैच होता है। किससे? कॉक्लिया की ओवल विंडो से अटैच होता है। ईयर ऑसिकल का काम क्या होता है? ये एफिशिएंसी बढ़ा देता है। किसकी? साउंड वेव की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ताकि जब इनर ईयर में जो ट्रांसमिट हो रही होती है साउंड वेव्स, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। इसके बाद एक यूस्टिशियन ट्यूब होती है जो मिडल ईयर को कनेक्ट करती है, मिडल ईयर की कैविटी को कनेक्ट करती है। किसके साथ? फेरिंग्स के साथ। फेरिंग्स क्या है? दैट इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। इसके बाद ये जो यूस्टिशियन ट्यूब होती है ये हेल्प करती है प्रेशर को इक्वलाइज करने में इन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के दोनों साइड में प्रेशर को इक्वलाइज करती है। इसके बाद यहाँ पे हमें बॉडी फ्लूइड्स देखने को मिलते हैं। अगर जो फ्लूइड फिल्ड मिलते हैं इनर ईयर में हमें फ्लूइड से भरे हुए देखने को मिलते हैं, उन्हें हम लैब्रियंथ कहते हैं, जो कि 2 तरीका होता है। एक होता है बोनी, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस। ये जो बोनी लैब्रियंथ होता है इज अ सीरीज ऑफ अ चैनल इनसाइड दिस चैनल। इसी बोनी लैब्रियंथ में बहुत सारी सीरीज बनी होती है और इन्हीं चैनल्स के अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेन्स लैब्रियंथ होता है। जो मेम्ब्रेन्स लैब्रियंथ की में जो मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ जो होती है उसकी सराउंडिंग कौन से फ्लूइड से होती है? पेरिलिम्फ से होती है, ठीक है। मतलब 1 मिनट, ये है मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ। इसके जो बाहर प्रेजेंट है वो क्या है? दैट इज अ पेरिलिम्फ। और अंदर क्या है? एंडोलिम्फ, वही लिखा हुआ है। तो जो मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ की सराउंडिंग होती है बाय अ फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ जो होता है उसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? दैट इज अ एंडोलिम्फ। ये जो कोलाइड पोर्शन जो होता है लैब्रियंथ का, उसे हम कॉक्लिया कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कॉक्लिया, रीजनर और बेसिलर को डिवाइड करती हैं, वो क्या डिवाइड करती हैं? सराउंडिंग पेरिलिम्फ को डिवाइड करती हैं, जो कि किस में फिल्ड होती हैं? बोनी लैब्रियंथ में, इनटू अ अपर स्केला वेस्टिबुली और अ लोअर स्केला टिम्पैनी, ठीक है। ये जो सराउंडिंग पेरिलिम्फ होता है, जो बाहर पेरिलिम्फ होता है जिसके अंदर बोनी लैब्रियंथ होता है, इसका काम क्या होता है? ये अपर स्केला वेस्टिबुली को और बीच वाला जो है लोअर स्केला वेस्टिबुली को डिवाइड कर देता है। तो इतना तो हमें पता चल गया। ये जो स्केला वेस्टिबुली है इसके अंदर क्या फील्ड होता है? यही पेरिलिम्फ ही तो डिवाइड हुआ है ना, दैट इज अ पेरिलिम्फ। नीचे वाला भी हमारा पेरिलिम्फ। और अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया में हमारा प्रेजेंट होता है एंडोलिम्फ, ठीक है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पेरिलिम्फ था ये डिवाइड हो गया स्केला वेस्टिबुली में और स्केला टिम्पैनी में, यहाँ तक अंडरलाइन हो गया। इसके बाद जो स्पेस, कॉक्लिया का स्पेस विद इन स्पेस होता है, कॉक्लिया का जो विद इन स्पेस होता है उसको वो फिल्ड कर देते हैं एंडोलिम्फ के साथ। किससे फिल्ड कर देते हैं? एंडोलिम्फ के साथ। इसके बाद एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया, कॉक्लिया के बेस पे जहाँ पे स्केला वेस्टिबुली प्रेजेंट है, दैट इज अ बेस,
वो किससे एंड होता है, ओवल विंडो से एंड होता है, और जो स्कैला टिम्पैनी होता है वो राउंड विंडो से एंड होता है, जो कि कहाँ ओपन होती है, मिडल ईयर में। यहाँ हम डायग्राम में लिख लेते हैं, जो स्कैला वेस्टिबुली होता है ये किससे एंड होता है, दैट इज एंड इनटू अ ओवल विंडो, ठीक है। और ये जो हमारा स्कैला टिम्पैनी है दैट इज एंड इनटू अ राउंड विंडो, और ये जो राउंड विंडो है ये आगे जाके किस में ओपन होती है, ओपन्स इनटू अ मिडल ईयर, ठीक है। इतना समझ आ गया, आगे बढ़े। ये यहाँ पर हमारा ये जो ये स्कैला वेस्टिबुली में जो बेस है दैट इज़ अ रिजनर मेम्ब्रेन, ये स्कैला मीडिया दैट इज़ अ वेस्टिबुली, दैट इज़ अ टिम्पैनी। टिम्पैनी के जो ऊपर नीचे प्रेजेंट है दैट इज़ अ बेसिलर मेम्ब्रेन, जो ऊपर प्रेजेंट है दैट इज़ अ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज़ अ ऑर्गन ऑफ कॉर्टिकाई। स्कैला वेस्टिबुली opens into a oval window and scala tympani opens into a round window, then that round window is open into a middle ear। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टिकी होता है, कॉर्टी होता है, जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है दैट इज सिचुएटेड लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। ऑर्गन और कॉर्टी कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ये बेसिलर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसके पास हेयर सेल्स होते हैं जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ये जो हेयर सेल्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, रोज में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, इंटरनल साइड में, अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में। ये जो बेसल एंड होता है हेयर सेल्स का वो किसके कांटेक्ट में होता है, एफरेंट नर्व फाइबर्स के। इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस देखने को मिलते हैं जिसे हम स्टीरोसीलिया कहते हैं, जो कि प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम द एपिकल पार्ट से ऑफ ईच हेयर अबव द रोज ऑफ हेयर सेल। हेयर सेल के जो ऊपर की रोज होती है उसमें थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर हम इनर ईयर की बात करें तो इनर ईयर जो होता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखने को मिलता है जिसे हम वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं, जो कि कॉक्लियाई के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये जो वेस्टिबुलर एपरेटस होता है इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं इस वेस्टिबुलर एपरेटस में, और एक ऑटोलिथ प्रेजेंट होता है। वो ऑटोलिथ किसका बना होता है, उस ऑटोलिथ में मैकुला प्रेजेंट होता है। मैकुला इज अ सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूल एंड ऑट्रिकल, ठीक है। जितने भी सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं वो राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे से। ये जो मेम्ब्रेनस कैनाल्स होते हैं, जो ये मेम्ब्रेनस कैनाल जो हैं वो आप जो सेपरेट हो गए हैं पेरी लिम्फ में बोनी कैनाल्स के, तो जो बेस है जो कैनाल्स का वो कैसा होता है, सॉलन होता है, दैट इज़ फूला हुआ होता है जिसे हम एम्फुला कहते हैं, जिसमें से बहुत सारे प्रोजेक्टिंग रिज निकल रहे होते हैं जिसको हम क्रिस्टा एम्फुलैरिस कहते हैं। उसी क्रिस्टा एम्फुलैरिस में बहुत सारे हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सैकुला और यूट्रिकल है जो कि ऑटिलिथ का पाथ है उसमें बहुत सारे प्रोजेक्टिंग रिज प्रेजेंट होते हैं जिसको हम मैकुला कहते हैं। मैकुला क्या है, दैट इज़ अ सेंसरी पार्ट ऑफ द सैक्यूल एंड ऑट्रिकल। ये जो क्रिस्टा और मैकुला है दैट इज़ अ क्रिस्टा, ये क्रिस्टा और ये मैकुला, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं वेस्टिबुलर एपरेटस के, जो कि किसका काम करते हैं, बैलेंस ऑफ बॉडी पोस्चर, बॉडी के पोस्चर का और बॉडी के पोस्चर को मेंटेनेंस करने में काम आते हैं। कौन से, दैट इज क्रिस्टिया और मैकुला, ठीक है। आई थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू ईयर। ईयर में ना काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स दे रखे हैं जो हमें पता होने चाहिए कि कौन किसके अंडर आ रहा है, कौन किसके अंडर आ रहा है। बाकी आई भी ईयर भी बहुत इजी है, एक बार बस आपको 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की बात करते हैं। तो हियरिंग का कैसा मैकेनिज्म होता है, दैट इज पहले साउंड वेव होती हैं, इसके बाद वो एक्सटर्नल ईयर में जाते हैं, देन वो ईयर ड्रम में जाते हैं, इसके बाद मेलियस, इनकस, देन स्टेप्स के बाद क्या आती है,
स्टेप्स किससे कनेक्ट होता है? दैट इज अ ओवल विंडो, ओवल विंडो, ओवल विंडो, देन कॉक्लिया, देन बेसिलर मेम्ब्रेन, इस बेसिलर मेम्ब्रेन में बहुत सारे हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को प्रेस कर देते हैं उसके अगेंस्ट। इसके बाद जो नर्व इम्पल्स होता है कहाँ जनरेट हो जाता है? एफरेंट न्यूरॉन्स में। इसके बाद वो जो है एफरेंट न्यूरॉन से कहाँ जाता है? ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा मैकेनिज्म है हियरिंग का। इसको अब देखते हैं, ये पूरा लिख लिया। दैट इज साउंड वेव, एक्सटर्नल ईयर, ईयर ड्रम, फिर इसके बाद हमारा आ गया मेलियस, दैट इज अ, then this is a incus, this is a stap, then is a oval window, then is a cochlea, then is a basilar membrane, and इसके बाद afferent neuron, then is a auditory cortex। चलो आगे बढ़ते हैं। तो साउंड वेव कैसे एक्सटर्न होते हैं? जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो रिसीव क्या करता है? साउंड्स रिसीव करता है कहाँ से? ईयर ड्रम से। ठीक है, रिसीव हो गई। इसके बाद ईयर ड्रम जो है वो साउंड को रिस्पॉन्ड करेगा वाइब्रेशन की हेल्प से और कहाँ जाएगा? ईयर ऑसिकल्स में, मेलियस, इनकस और स्टेप। इसके बाद वो ओवल विंडो में जाएंगे। इसके बाद वो वाइब्रेशन जो है वो ओवल विंडो से किसके फ्लूइड में जाएंगी? कॉक्लिया के फ्लूइड में जाएंगी, जहाँ पे वो वेव जनरेट करेंगी इन द लिम्स में। इसके बाद जो भी वेव जनरेट हुई है इन द लिम्स में वो एक रिपल इंड्यूस करेगा, इंड्यूसेस आर रिपल। कहाँ रिपल इंड्यूस करेगा? दैट इज इन अ बेसिलर मेम्ब्रेन। इसके बाद जो मूवमेंट होता है बेसिलर मेम्ब्रेन का वो हेयर सेल्स को बेंड कर देगा, प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में बेंड कर देगा। एज अ रिजल्ट जो हमारी नर्व फाइबर्स हैं वो जनरेट हो जाएंगी और एसोसिएट हो जाएंगी एफरेंट न्यूरॉन से। इसके बाद जो इम्पल्स है वो कहाँ चला जाएगा? एफरेंट फाइबर्स में चला जाएगा, वाया एफरेंट फाइबर्स में ट्रांसमिट हो जाएगा ऑडिटरी नर्व्स। किसकी हेल्प से? ऑडिटरी नर्व से कहाँ चला जाएगा? एफरेंट फाइबर्स में। इसके बाद वो एफरेंट फाइबर से कहाँ चला जाएगा? ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में, जहाँ पे हमारी इम्पल्स एनालाइज्ड हो जाएंगी और साउंड हमें रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग ख़त्म होता है और यहीं पे हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ अ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। वो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है और यहाँ पे मैं अपना चैप्टर पूरा एंड करती हूँ। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और यहाँ पे हम बायोलॉजी सीरीज़ के 2 यूनिट ख़त्म कर देंगे कल। हमारा जो लास्ट चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, या तो इसकी वीडियो कल आ जाएगी नहीं तो आज ही आ जाएगी, और यहाँ पे हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे, जिसमें हम सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हियर आई एम गोइंग टू एंडिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।